मॉर्निंग सभी दोस्तों को नमस्कार और सुप्रभात। आपको बता देते हैं मुख्यमंत्री श्री सीएम मोहन यादव जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें पूरे भारत में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं आपको बता देते हैं कि विदिशा जिले के समस्त लोगों को सूचित किया गया है कि सभी अपनी अपनी दुकानों को सजाकर रखें। जिसकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी उसको 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं आपको बता देते हैं मोहन यादव के बड़े बड़े फैसले से हमारी जनता बहुत खुश है और इसको नज़र देखते हुए भगवान श्री राम को 500 वर्ष बाद एक नया घर मिल रहा है। जिसमें आपको बता देते हैं कि भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा में सभी लोग सम्मिलित किए गए हैं और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सभी लोगों को आना वर्जित है, क्योंकि जिस तरह से बहुत सारी भीड़ भाड़ हो जाएगी, इस कारण से प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात सभी लोग आएं और आकर प्रभु राम जी के दर्शन करें। वहीं आपको बता देते हैं जिस कारण से हमारे मध्य प्रदेश में कई प्रकार के रोजगार उत्पन्न होंगे, जिस तरह से एक बड़ा वर्ल्ड टूरिस्ट बन जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर होगा, जिसमें सभी लोग विदेशों से आएंगे। और इस कारण से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए ही नहीं पूरे भारत के लिए गौरवपूर्ण की बात है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। और अब खबर विस्तार से अतिथि शिक्षकों के विषय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 15 नवंबर 2023 को शहरिया जाति के लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी, उन योजनाओं का परिपालन कैबिनेट में पास किया गया है, जिसकी पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। कैबिनेट में कौन कौन से नियम और कानून बनाए गए हैं, उनके लिए क्या क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और उनके लिए सभी तरह की योजनाएं पास की गई। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना जो प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को 2023 को लॉन्च किया था और जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 23 ऐसे ज़िले जहां पर बहुत ही ऐसे आदिवासी बैगा, भारिया और शहरिया जो बहुत ही अभी विकास से अछूते हैं, पीछे हैं, जिसको कि पीडीटीजी कहते हैं, अति गरीब वंचित आदिवासी क्षेत्र, वो 3 जिलों का चयन मध्य प्रदेश में किया गया। और आज कैबिनेट में भारत सरकार की स्वीकृति के उपरांत प्रस्ताव लाए गए, जिसमें नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होना है। ऐसे मजरे टोले जिनकी जनसंख्या 100 या अधिक है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, वहां नया केंद्र खोला जाएगा। अगले 3 वर्षों में 194 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए आवश्यक जो स्वीकृति है मंत्रिमंडल ने दे दी है। राज्य का जो अंश होगा उसके लिए अलग बजट लाइन खोलने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन पर कुल 15.70 करोड़ रुपए व्यय होंगे, जिसमें 60% केंद्र का होगा और 40% राज्य का होगा। और आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में जो लगभग 12 लाख में बनेगा, वो पूरी की पूरी फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। पर कुल 15.70 करोड़ रुपए व्यय होंगे, जिसमें 60% केंद्र का होगा और 40% राज्य का होगा। और आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में जो लगभग 12 लाख में बनेगा, वो पूरी की पूरी फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार से ऐसे इलाकों में छात्रावास बनाने के प्रस्ताव 110 बसाहटों के निकट बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास के निर्माण किए जाएंगे आने वाले 3 वर्षों में। इस कार्य में कुल 384.6 करोड़ रुपए व्यय होगा, जिसमें से 60% भागीदारी भारत सरकार की होगी और 40% राज्य सरकार की होगी। राज्य शासन ने आज कैबिनेट में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अलग से बजट लाइन खोले जाने हेतु और इस पूरे राशि को मंजूर करने के लिए मंजूरी दी है। इसी प्रकार से मल्टीपर्पज़ सेंटर बनेंगे, बहुउद्देशीय केंद्र। विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में 11 गतिविधियों के लिए बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण होना है। इन केंद्रों की कुल लागत 75 करोड़ रुपए प्रति केंद्र है। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन क्षेत्रों में बनाए जाने की योजना है। 100% वित्तीय सहायता भारत सरकार देगी इन केंद्रों को बनाने में जो भी खर्च आएगा।
प्रत्येक केंद्र निर्माण के 2200 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता होगी। इसमें से 1605 वर्ग फीट भूमि पर भवन का निर्माण होगा और भूमि आवंटन का कार्य जिला कलेक्टर करेंगे। मध्य प्रदेश में 284 केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इसमें से 125 केंद्रों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा मिल गई है और इस मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद इस पर तेजी से काम शुरू होना है। विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए भी प्रस्ताव लाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो मापदंड हैं उसके अनुसार सड़क बनाई जाएगी। पिछड़ी विशेष जनजातियों की 100 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। अभी तक प्रधानमंत्री सड़क योजना 250 तक की जनसंख्या को जोड़ने का रहा है, लेकिन इस योजना के आ जाने से प्रधानमंत्री जनमन से ये फायदा है कि 23 जिलों के ऐसे पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में अब 100 तक की भी यदि जनसंख्या है तो प्रधानमंत्री सड़क से वहां पर सड़क बनाए जाएंगे। कुल 981 संपर्क विहीन पसाटों में 2403 किलोमीटर लंबाई के 978 मार्ग एवं 50 पुल बनाए जाने का लक्ष्य है। अपने आप में बहुत बड़ा काम है कि उन इलाकों में जो सुदूर संपर्क विहीन रहे हैं वहां पर हम 2403 किलोमीटर की सड़क बनाने का काम इस जनमन योजना के अंतर्गत अब मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस कार्य में 3 वर्षों में 2454 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। मतलब लगभग हर वर्ष 800-900 करोड़ रुपए सड़क पुल में खर्च किए जाएंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल्य क्षेत्रों में आवास का भी इसी प्रकार है। जैसे हमने आंगनबाड़ी केंद्र की बात की, फिर मल्टीपर्पज केंद्रों की बात की, फिर सड़क पुलियों की बात की और अब इसके साथ ही वहाँ पर रहने वाले आदिवासी के मकान यदि प्रधानमंत्री आवास से स्वीकृत नहीं किए हैं तो उसको भी मिशन मोड में स्वीकृत किए जाएंगे। प्रति हितग्राही आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मनरेगा से अकुशल श्रमिकों की 90-95 दिवस के बराबर 27,000 रुपए की राशि तथा स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक लक्षित हितग्राही परिवार इससे लाभान्वित होने वाले हैं। सड़क एवं आवास मिलाकर 4,604 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जा रहा है। 4,604 करोड़ अपने आप में एक बड़ी राशि की स्वीकृति आज मंत्रिमंडल ने दी है। इसके अलावा आगर मालवा में एक नया विधि महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने 30 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। कॉलेज की स्थापना पर 2 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक का आवर्ती और अनावर्ती व्यय होगा। कॉलेज के लिए पृथक भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए अलग से राशि का प्रावधान किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में संशोधन का भी एक प्रस्ताव मंजूर हुआ है। अगले 5 साल के लिए जो पदोन्नत से भरे जाते थे प्रोफेसर्स के, उसको अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा, क्योंकि हम 5 नए मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में शुरू करने जा रहे हैं। सिवनी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर और सिंगरौली, ये नए जो शासकीय मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। इसमें लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर 70 से 75 की आवश्यकता पड़ती है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर 46, फिर प्रोफेसर 24, तो कुल मिला के 150 पद होते हैं। तो यदि हम इसको पदोन्नत से भरेंगे तो फिर हम जो एनएमसी की जो मान्यता है कि तत्काल इन पदों को भरना चाहिए, तो ये आवश्यक संशोधन इसलिए लाया गया कि हमारे मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएं 5 वर्षों के लिए, और हम सीधी भर्ती से उन पदों को भी भर लेंगे जिन पदों को पदोन्नत के पदों से के माध्यम से भरा जाता था। तो ये स्वीकृति संशोधन नियमों में आज मंत्रिमंडल ने की है। विद्युत वितरण लाइसेंस में संशोधन किया है। हम सब को मालूम है कि मुहासा बाबई एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हम लोगों ने डेवलप किया था पिछली सरकार में। अब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस एमपीआईडीसी को, औद्योगिक विकास निगम को जो दिया गया था, वो 1678 एकड़ में डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दिया गया था। और इस पार्क में विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के उपकरण बनाए जाएंगे। उसका
मतलब बिजली ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा के उपकरणों के निर्माण का काम उस इंडस्ट्रियल एरिया में होना है। तो अभी जो भारत सरकार से स्वीकृति मिली है वो 371 करोड़ रुपए का अनुदान भारत सरकार ने दिया है ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र की स्थापना के लिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनना है, जिसमें बहुत से काम होने हैं, जिससे कि वहाँ पर इस प्रकार की जब इंडस्ट्रीज आए तो उसके टेस्टिंग से लेके हर तरह के लैब वहाँ पर उपलब्ध हों। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस था वो जो बहुत बड़े एरिया में था उसको अभी संशोधन करते हुए सीमित किया गया है और 227 और 237 एकड़ के लिए वो संशोधन एक लाया गया है। बाद में नियामक में जाके उसको फिर वेटिंग कराई जाएगी, अप्रूवल कराया जाएगा। तो ये भी एक हुआ है। इससे हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें निवेश आना तेजी से शुरू हो पाएगा। तो ये निर्णय हुए हैं और बस इसे मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 2 सितंबर 2023 को लाल परेड ग्राउंड में अतिथि शिक्षकों के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया था उसकी मांगों को पूर्ण रूप से संयोजित कर उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो आश्वासित घोषणाएं की गई थी उनका निराकरण कहां तक सत्य साबित होगा, यह आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को अतिथि शिक्षकों ने अवगत कराया। पंचायत में घोषणा की उसके आदेश नहीं और हमें आज कल से निकाल दिया गया। कल से आदेश आ रहे हैं। आपने आदेश दिया था मामा जी की आप नहीं निकलेंगे और एक आदेश भी निकला था चुनाव से पहले कि कार्य मुक्त और वो आपके माध्यम से निकला था। आप जो आदेश निकाल दिया फोटो है सबको बाहर कर दिया था। ये निकाल दिया। जी अतिथि शिक्षक है, आपने जो आप महापंचायत में घोषणा की उसके आदेश नहीं और हमें आज कल से निकाल दिया गया। सबको निकाल दिया गया। आपने आदेश दिया था मामा जी की आप नहीं निकलेंगे और एक आदेश भी निकला था चुनाव से पहले कि कार्य मुक्त नहीं किया जाए, लेकिन ये आप जो आदेश निकला इसके बाद ये आदेश निकाल दिया कल सबको बाहर कर दिया था। ये निकाल दिया इनको कार्य मुक्त किया जाए। हमारा भविष्य अधर्म और आप इतना कर दो भविष्य हमारा सर रोजी रोटी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो घोषणाएं अतिथि शिक्षकों के हित में की गई थी उनके विषय में चर्चा की गई है और इसमें आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट में भी इस बात को अवतरित किया गया है। अब देखते हैं कि आज की कैबिनेट में सीएम मोहन यादव जी क्या निर्णय लेंगे। इस विषय पर आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय जरूर होगा। अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000 और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं, अनुबंधिका करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे।
ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख 1 या 2, 3, 4 जो भी होती है, उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंदर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ, और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाए।